हिंदुस्तानी मौसीकी की दुनिया खामोश है, मुल्क सोग में डूबा हुआ है। इस बीच अजीम गुलकारा लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। ऐवान बाला में भी सुरों की मलिका लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश किया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि मुल्क ने अजीम गुलकारा, हमदर्द इंसान और हिंदुस्तानी फिल्म सनत ने खो दिया है। एक अहद का खात्मा हो गया है। उनके चले जाने से मौसीकी की दुनिया का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। Profound sorrow to passing away of Ms. Lata Mangeshkar, the legendary playback singer and a former member of this House, on the 6th of February 2022 at the age of 92 years. Born in a family of musicians in September 1929 at Indore in Madhya Pradesh, Lataji took to singing diverse as our country with her recording songs in every 36 Indian languages and a few foreign languages too. Lataji had a special quality and intricate ability of connecting masterpieces that left one and all mesmerized across the globe. And by representing us collectively and each one of us in our singularity, besides defining the golden standards of playback singing through thousands of our melodious songs, I refer with profound sorrow. भारत रत्न स्वर्गीय लता दीदी हमें छोड़कर स्वर्गलोक में चली गई। पूरे जीवन काल में उन्होंने 30,000 से अधिक गाने गाए। जब तक इस धरती पर सूरज है, चांद है, तब तक उनकी आवाज अजरामर रहेगी। जिस स्थली पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिस स्थली पर वे पंचतत्व में विलीन हो गई, उसी स्थली पर उनकी याद में स्मृति स्थली बने जो देश और दुनिया को प्रेरणा दे। और यह मांग करोड़ों करोड़ों उनके चाहने वाले लोगों की है। मैंने स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र की सरकार को चिट्ठी लिख करके मांग की है कि जिस शिवाजी पार्क में लता दीदी का अंतिम संस्कार हुआ, उसी स्थली पर उनकी याद में एक भव्य और दिव्य स्मृति स्थली बने जो देश और दुनिया को प्रेरणा दे। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह आज पार्लियामेंट में जवाब देंगे। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में रुकन पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई थी, जिसमें ओवैसी बाल बाल बच गए थे। इस मामले की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी थी। इस वाक़े के बाद हुकूमत के जरिए Z कैटेगरी की सिक्योरिटी देने की पेशकश को असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकरा दिया था। इस केस में 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक के दौरान अपोजिशन के जरिए उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। ख्याल रहे कि शुक्रिया की तहरीक के दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने हुकूमत की पॉलिसियों, महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मुद्दे उठाए थे। कर्नाटक के साहिली इलाके उडुपी में हिजाब पर जारी तनाज़े पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। बेंगलुरु में IUML के रियासी सदर जावेदुल्लाह ने कहा कि हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का हुकूमत साथ दे रही है। इस मुहिम के जरिए मुस्लिम लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जावेदुल्लाह ने कहा कि उनकी पार्टी जल्दी खवातीन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी। आज ये बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में आने के बाद जो हिजाब के खिलाफ जो मुहिम चलाने वालों को सपोर्ट कर रही है और वहाँ के लोकल MLA MPs भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस इतने दिन के बाद इनको हिजाब क्यों याद आया, जब बहुत सारे मसाइल हमारे रियासत में थे
उन मसाइल को छोड़कर, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनको छोड़कर सिर्फ हिजाब इनको क्यों अभी इस वक्त में जब इम्तिहानात करीब हैं बच्चों के, इस वक्त में हिजाब इनको क्यों याद आया? मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट इनके सपोर्ट में है, जो हिजाब के खिलाफ मुहिम करने वालों का सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 18 से बात करते हुए कर्नाटक हिजाब मामले में बीजेपी और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें मुआशरे में इंतशार पैदा करने वाला मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के साहिली इलाके में आरएसएस एक टेस्टिंग लैब बना रही है। अगर वहां आरएसएस कामयाब होती है तो इसे दूसरे हिस्सों में नाफिज करेगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में कांग्रेस के सीएम के उम्मीदवार के नाम का ऐलान का खैर मकदम किया है। हमारे साथ राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब कंट्रोवर्सी हो रहा है और बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगाया था कि जो ड्रेस कोड था ये कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था पहले। ये देखिए, ड्रेस कोड जो भी था वही अब 9-10 साल से चलते हुए आ रहा है, तो आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या उसमें केसरी का था क्या? नहीं। तो ये जो कर रहे हैं आने के बाद एक के बाद एक ऐसे नए चीज़ें लाकर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक जो खास करके कोस्टल एरिया जो है कर्नाटक का, वो एक आरएसएस वालों ने उसको एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बना ली है। तो वहाँ पर अपना टेस्ट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद में जो चीज़ें वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़ों को दूसरे जगह लागू करने की कोशिश करते हैं। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कर्नाटक में हिजाब के मामले को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी हिजाब के मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हिजाब मसले को फिरकावाराना रंग देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। देखो, राहुल जी की प्रॉब्लम क्या है, वो पहाड़ से गिरते हैं तो खजूर पे अटकते हैं। अब गए थे गंगा जी स्नान करने, गले पड़ गया हिजाब उनके। अब दिक्कत ये नहीं है हिजाब की इशू। देखो भैया, एक हर इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है और ड्रेस कोड होता है। अब उस पर भी जो है वो सियासत, उस पर भी जो है वो किस तरह से आप अपना जो है वो उसको कम्युनल तड़का उस पर लगाओ। मामला भी कोर्ट में है, देखेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में बीजेपी के कदावर लीडर सरगर्म है। जल्द से जुलूस, रैलियों और अवामी राब्ते के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के बाद मेरठ और मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे और अवामी इजलास से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह शाहजहांपुर तो पीयूष गोयल आगरा में अवामी राब्ता और इजलास से खिताब करेंगे। वहीं यूपी असेंबली इंतखाबात की तशरीही मुहिम उरूज पर है। सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने में लगी हुई हैं। सभी पार्टियों के सरकर्दा लीडर तशरीही मुहिम में दिन रात एक किए हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की फिजिकल रैली आज बिजनौर में है। इस रैली से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक 1000 अफराद की रैली की जा सकेगी। बिजनौर में दूसरे मरहले के तहत 14 फरवरी को पोलिंग होनी है। और वहीं तशहीरी मुहिम में ऑपोजिशन जमातें भी पूरी ताकत झोंक रही हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद और बहुजन समाज पार्टी भी कोई कसर नहीं रख रही है। बरेली में आज मायावती एक्शन में नजर आएंगी। वो बथरी चैनपुर में अवामी इजलास से खिताब करेंगी और पार्टी नुमाइंदे के हक में वोट मांगेंगी। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। आज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 2 रोज़ा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचने वाली हैं। 8 फरवरी को ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। उत्तर प्रदेश इंतखाबात को लेकर किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में
वोटों की सियासत में लोग उलझ रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को वोटिंग के लिए घर से बाहर आना होगा ताकि साफ शफाफ इंतखाबात अमल में आए। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने राकेश टिके से बातचीत की। किनारे अगर नेताजी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि नेताजी राकेश टिकैत हमारे साथ में हैं, लोगों के साथ, किसानों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नेताजी? आगे सहारनपुर जाएंगे, वहाँ से हरिद्वार जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे भाई क्या माहौल है, क्या है। सरसों में कोई नुकसान तो नहीं है किसानों को, लेकिन सरसों के नुकसान से ज्यादा किसान अब के वोट के गणित में ज्यादा उलझ रहा। सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर का गणित ही कुछ अलग सा नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, हमें ज्यादा जानकारी इनकी नहीं रहती। हम तो अपनी खेती किसानी की बात करें इनसे। ये नु कहे जी 3 दिन बाद में करियो, कभी ज्यादा वो है अब तो नु कहे जी 3 दिन बाद में बात करियो खेती की। मौसम तो ठंडा है, लेकिन राजनीतिक पारा काफी गर्म है। राजनीतिक पारा गर्म हो रहा, गर्म है। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस तरह का गणित जो है बन के तैयार हो रहा है? देखो ये है कि अपना शांतिपूर्ण तरीके से रहे, कोई भी आवे, किसी की भी सरकार बने, इलेक्शन में माहौल शांत रहना चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन तो 10 तारीख में इस क्षेत्र में 10 में हो जाएगा, फिर आगे चलता रहेगा ऐसे। 1 महीने का ये त्यौहार है पॉलिटिकल। और अब के ये है कि वोट परसेंटेज लोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा वहाँ है और करना भी चाहिए। जो यूथ है उसको आगे आना चाहिए, अपने मत का प्रयोग उसको करना चाहिए और उसको सही और सही कैंडिडेट हो, उनकी आवाज़ उठा सके। ज़्यादातर यूथ जो कैंडिडेट होगा उनको प्रेफर करना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। कल जो है चुनावी प्रचार जो है पहले चरण का बंद हो जाएगा, तो आप यहाँ के युवाओं को और खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा अपील ये है कि कैंडिडेट को देखें, उसकी विचारधारा को देखें, नशा पत्ती ना कोई करता उनको देखें। क्योंकि अगर पहले खुद ही बीमार होगा तो समाज को क्या ठीक करेगा। अपनी वो विचार दे, वो पक्ष में रहे, सत्ता में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आदमी भी ठीक काम करेगा तो वो पूरे सिस्टम को ठीक कर लेता है। वो विपक्ष में भी रहेगा, काम मजबूती से कर सकता है। अगर किसी चुनावी पार्टी की बात करें कि इसके समर्थन में वोट करना या किसका नहीं करना? नहीं, हमें किसी का नहीं, हम तो बगल है इस चीज़ से, हम इस चीज़ से बगल है सिस्टम से। बहुत अच्छा लगा नेताजी से बात करके। और तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, यहाँ पे साथ में घूम रहे हैं। और इस वक्त में मैं हालांकि सहारनपुर की ओर जा रहा था। आज सहारनपुर में अखिलेश यादव की रैली है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश की रैली के पहले जिस तरह से सहारनपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर उस इलाके में एक राजनीतिक जो एक कहा जा सकता है सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हुई है और वहाँ का जो चुनावी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। तो उसको भी देखा जाएगा, उसको भी समझा जाएगा। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत अपने तमाम समर्थकों के साथ में, किसानों के साथ मिल रहे हैं और तमाम इन मसलों पर बातचीत भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 सहारनपुर। सुप्रीम कोर्ट आज हरियाणा में निजी शोबे में मकामी बाशिंदों को 75% रिजर्वेशन देने के मामले पर समाअत करेगा। हरियाणा हुकूमत ने इस तजवीज़ पर अबूरी रोक लगाने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। यह कानून रवा बरस 15 जनवरी को नाफिज हुआ था। आपको बता दें, ये कानून मुलाजमत के ख्वाहां अफराद को निजी शोबे में 75% रिजर्वेशन देता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली के ओखला तेजानगर इलाके में प्लेबॉय पोस्टर लगाने को लेकर सनसनी फैली हुई है। इस मामले को सेक्स रैकेट में मुस्लिम नौजवानों को शामिल करने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। थाना जामिया नगर में इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पेश है हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की एक खुसूसी रिपोर्ट। दिल्ली के ओखला इलाके में पिछले 24 घंटे से सनसनी फैली हुई है। ये सनसनी एक पोस्टर को लेकर फैली है जो इस इलाके के अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। सबसे पहले मैं आपको वो पोस्टर दिखाता हूँ जिसको लेकर के ये पूरी सनसनी है। ये पोस्टर है, इस वक्त हम तिकोना पार्क पर हैं।
और तिकोना पार्क पर यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्ले बॉय जॉब्स, रोज़ाना कमाएं 5,000 से 10,000 लड़के एस्कॉर्ट कंपनी से जुड़कर, और ये नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। हालांकि इस नंबर पर जब फ़ोन किया जाता है तो ये नंबर बंद आता है, लेकिन इस पोस्टर को लेकर सनसनी फैली हुई है और लोग ये कह रहे हैं कि इस इलाके को बदनाम करने की साजिश है। जिस फरोशी के धंधे में लोगों को ढकेलने की, यहाँ के नौजवानों को ढकेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों है? दरअसल ये वो इलाका है, तिकोना पार्क वो जगह है जहाँ पर जो पास में ही क्योंकि कैंपस है जामिया का, तो और ये वो रास्ता है जिससे जो आसपास में जो स्टूडेंट रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, वो इसी रास्ते से जामिया का जो कैंपस है वहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। और यहीं पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। सिर्फ ये चंद ही पोस्टर नहीं है, बल्कि जाकिर नगर में, बटला हाउस में और इस रास्ते पर ख़ास तौर से पोस्टर लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्रीडम पार्क है, जामिया का मेट्रो स्टेशन है, यानी कि एक बहुत ही कनेक्टिंग जगह है जहाँ पर लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, यहाँ से गुजरते रहते हैं। इस जगह पर ये पोस्टर लगाए हुए हैं। अब इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये यहाँ के नौजवानों को गुमराह करने का, उन्हें सेक्स रैकेट में ढकेलने का, उन्हें जिस्म फरोशी में मुलविस करने का एक तरीका है और ये पूरी साजिश है। देखिए, ये जो कल क्या कहते हैं, जिस तरह से कल रात हमें पता चला कि यहाँ पर इस जुगलों के क्या कहते हैं युवाओं को लुभाने वाले, क्योंकि यूनिवर्सिटी पास है और जो ओखला तिकोना पार्क पे गेट है और तिकोना पार्क मेट्रो स्टेशन है जो जामिया नगर का, वहाँ पे ये इस तरह के पोस्टर लगे हुए पाए। एक घिनौनी हरकत की है, जिसने भी ये लगाया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पुलिस में इत्तला दी है, अपना लिख के दे दिया, उसका नंबर दे दिया, जिसने भी ये पोस्टर लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी साजिश है मुआशरे को ख़राब करने की, यूथ को बर्बाद करने की, क्योंकि होता ये है कि ये पता नहीं सेक्स रैकेट है या फिर इस तरह से कोई स्कैम या ठगी का मामला कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि पहले भी इस तरह के पोस्टर लगे थे तकरीबन 2 महीने पहले। तो मेरे पास वो पोस्टर आए थे, फिर उन पर मतलब हमने कॉल करने की कोशिश करी थी तो फ़ोन नहीं उठाया था, लेकिन एक साथी हमारा बता रहा था कि मैंने उनसे बात करी थी। इसमें तकरीबन 2 लोग पोस्टर लगाने वाले थे और बताया गया है कि एक आदमी बाइक पे था। तो उनकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम निकलवा रहे हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई कराएंगे। मतलब कल हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है, तो एसएचओ साहब ने भी हमसे ये बोला है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, आप इसकी वीडियो फुटेज वगैरह हमें दीजिए। मकामी लोगों के जरिए थाना जामिया नगर में शिकायत दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में 3 लोग शामिल थे। अब दिल्ली पुलिस पर है वो किस तरह से इस मामले की जाँच करती है और इस पूरे मामले का भांडा फोड़ती है। कैमरामैन फिरोज वारी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में आज से 9वीं तक 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से फिर एक बार तलबा के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी देखने को मिल रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी के पेश नजर आज से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। आज से 9वीं तक 12वीं जमात के लिए तालीम का आगाज हो गया है, जबकि बाकी जमातों के लिए 14 फरवरी से क्लासेस का आगाज होगा। स्कूल इंतजामिया की जानिब से कोविड प्रोटोकॉल का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूलों के आगाज पर तालीमी इदारों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आला सर्वविद्या कन्या विद्यालय स्कूल के तलबा और असातिज़ा से बातचीत के बाद खुशी का इजहार किया और इस मौके पर उन्होंने बताया कि तमाम ही स्कूल इंतजामिया को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। पर बच्चों से मिलके मुझे अच्छा लगा, सबके सब बहुत एक्साइटेड हैं, टीचर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इसको कवर अप कर लेंगे, जो भी लॉस हुआ है वो कवर अप कर लेंगे। इस बार हमने जब स्कूल खोले हैं तो ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो तो सब लागू रहेंगे ही रहेंगे कि मास्क पहन के आना है, स्कूल में आके सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बना के रखनी है। लेकिन फिर भी हमने ब्लैंकेट रूल ये नहीं बनाया है कि केवल 50% बच्चों को बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की कंसेंट ज़रूरी है, लेकिन हर एक स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है तो 60% 70% बच्चों को भी एक साथ बुला सकते हैं, अगर उनके पास में अच्छे संख्या में क्लासरूम्स हैं। तो जितना उनकी कैपेसिटी है उसके बेस पे वो बच्चों को एक दिन में बुला सकते हैं। और दूसरा, पेरेंट की कंसेंट ज़रूरी है बच्चों के यहाँ आने के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी कुछ समय तक। मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे हमें
ऑफलाइन की तरफ, टोटल ऑफलाइन की तरफ बढ़ना है। और अभी हमने ब्लेंडेड मोड से शुरुआत की है, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इस तरफ बढ़ेंगे कि हम पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चले जाएं और ऑनलाइन सिस्टम फिर बंद हो। फरवरी को ही नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल ये फैसला हो चुका है और 14 तारीख से खोल दिए जाएंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चों को बुलाना है, थोड़ा और सेंसिटिव मसला है, तो इसलिए हमने ये तय किया था कि पहले 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल देते हैं और उसके बाद में थोड़ी तैयारी इस बीच स्कूल्स कर लेंगे और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाकी क्लासेस को भी तैयार कर लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इसमें। वहीं बिहार में आज से स्कूल, कोचिंग समेत तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं। बच्चों में खुशियां लौट आई हैं। कोरोना की कमजोर होती हुई रफ्तार के पेश नज़र क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के इजलास में नरमी देने का फैसला किया गया। साथ ही तमाम मजहबी मकामात बशमूल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, मसाजिद को मशरूत तौर पर खोलने की इजाज़त दी गई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।